फिल्म की शुरुआत पेरिस के एक पुराने और जर्जर अपार्टमेंट से होती है। यह जगह देखने में ही उदास लगती है और इसी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है एक गुमनाम भाड़े का हत्यारा माइकल। माइकल कई दिनों से यहाँ छिपा हुआ है। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देखता है, जहां लोग बिल्कुल आम दिनों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बातों में मशगूल है, तो कोई सड़क पर चलते हुए हंस रहा है। लेकिन इन सब के बीच माइकल बिल्कुल अलग है, शांत, ठंडा और पूरी तरह फोकस में। कई दिनों से एक ही जगह रुके रहने की वजह से माइकल को अब यहाँ बोरिंग फील होने लगता है। खुद को कंट्रोल में रखने के लिए वह हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनता है और उसी अपार्टमेंट में योगा करता है ताकि उसका दिमाग शांत रहे और हाथ कांपे नहीं। कुछ देर बाद माइकल नीचे उतरता है और पास के एक रेस्टोरेंट से अपने लिए सादा सा खाना लेता है। चलते हुए वह अपने आप से बातें करता है। माइकल कहता है कि उसे अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। वह जल्दी में कोई गलती नहीं करना चाहता क्योंकि उसका मकसद है काम पूरा होते ही गायब हो जाना। इस तरह की कोई भी उसके सिग्नल या मूवमेंट को ट्रैक न कर सके। खाना खाने के बाद माइकल वापस अपने ठिकाने पर लौट आता है। अब वह अपनी प्रोफेशनल तैयारी शुरू करता है। एक खास दृष्टि लेंस प्रिज्म की मदद से वह नीचे गुजरने वाले हर इंसान को ध्यान से देखता है। शाम होते होते उसे महसूस होता है कि इस वक्त लोग थोड़े कम सतर्क रहते हैं। यही सही मौका था। माइकल अपनी राइफल को सावधानी से सेट करता है, हर एक नट बोल्ट चेक करता है। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर चौकन्ना हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई अंदर आने वाला है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि बाहर सिर्फ एक डाकिया है जो ढेर सारे लेटर अंदर फेंक कर चला जाता है। माइकल एक लंबी सांस लेता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। वह दोबारा खिड़की से सामने वाले होटल को देखता है, लेकिन अभी तक उसका टारगेट वहां नहीं पहुंचा था। इंतजार लंबा हो रहा था, इसलिए माइकल टेबल के ऊपर अस्थायी बिस्तर बनाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। कुछ समय बाद अचानक अलार्म बजता है। माइकल तुरंत उठ जाता है। जैसे ही वह होटल की तरफ देखता है, उसे नजर आता है कि उसका शिकार आखिरकार आ चुका है और उसके साथ एक लड़की भी है। अब टारगेट उसकी आंखों के सामने था। माइकल धीरे धीरे अपनी राइफल को सही एंगल पर लाता है, सांस को कंट्रोल करता है और एक परफेक्ट शॉट की तैयारी करता है। उधर होटल के कमरे में वह लड़की टारगेट को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह उसके लिए शराब का गिलास भरती है, उसके सामने नाचती है और माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करती है। टारगेट पूरी तरह निश्चिंत दिखाई दे रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उस पर नजर गड़ाए बैठी है। इधर सामने वाले अपार्टमेंट में बैठा माइकल अपने दृष्टि लेंस के जरिए हर एक मूवमेंट को बारीकी से मॉनिटर कर रहा था। वह बिल्कुल शांत था, उसकी सांसें कंट्रोल में थीं। उसे बस सही पल का इंतजार था। कुछ ही क्षणों बाद टारगेट सही पोजीशन में आ जाता है। माइकल अपनी राइफल को फाइनल एंगल पर सेट करता है, उंगली ट्रिगर पर रखता है और बिना किसी हड़बड़ी के गोली चला देता है। लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। गोली अपने निशाने से चूक जाती है और टारगेट की जगह उस लड़की को जा लगती है। पल भर में कमरे का माहौल चीख पुकार में बदल जाता है। माइकल खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि इतनी सावधानी से की गई तैयारी के बावजूद उससे इतनी बड़ी चूक हो गई। उसी वक्त होटल के अंगरक्षक खिड़की की तरफ देखते हैं और माइकल को देख लेते हैं। तुरंत पर्दे खींच लिए जाते हैं। अब साफ था माइकल अपना टारगेट मिस कर चुका था। बिना एक सेकंड गंवाए वह तेजी से अपना सारा सामान समेटता है और अपार्टमेंट से नीचे उतर जाता है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भागने लगता है। भागते हुए वह जानबूझकर अपना सारा सामान अलग अलग जगहों पर फेंकता जाता है ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर सके। कुछ ही देर में माइकल को एहसास हो जाता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी है। वह बाइक को तंग गलियों में घुमाता है, रास्ते बदलता है और अपनी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से पुलिस को चकमा दे देता है। काफी दूर आकर वह एक सुनसान जगह पर अपनी बाइक पार्क करता है। इसके बाद वह पास के एक सार्वजनिक शौचालय में जाता है। यहाँ वह अच्छी तरह से नहाता है, अपने कपड़े बदलता है और खुद को पूरी तरह नया इंसान बना लेता है। शौचालय से बाहर निकलते ही माइकल एक टैक्सी लेता है और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। अंदर जाने से पहले वह अपने बचे हुए सामान और आखिरी बंदूक को भी प्रवेश द्वार पर मौजूद कूड़ेदान में फेंक देता है। एयरपोर्ट के अंदर चेक इन काउंटर के पास वह कुछ पुलिस अधिकारियों को एक डॉग स्क्वाड के साथ देखता है। यह नजारा देखते ही माइकल के माथे पर हल्की सी शिकन आ जाती है। बिना किसी को शक होने दिए वह दोबारा शौचालय में जाता है और एक बार फिर खुद को साफ करता है ताकि किसी भी तरह का सबूत उसके साथ न जुड़ सके। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते ही माइकल के फोन पर उसके सीनियर का कॉल आता है। यही वही इंसान था जिसने उसे उस आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सीनियर की सख्त आवाज सुनाई देती है। वह साफ शब्दों में कहता है कि माइकल अपने टारगेट को मारने में नाकाम रहा है। इसी वजह से क्लाइंट हम दोनों पर बहुत गुस्सा है। सीनियर आगे बताता है कि अब टारगेट ने अपनी सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा ली है और इस हालत में उसे मार पाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। ये बातें सुनकर माइकल के चेहरे पर हल्का सा तनाव नजर आता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को
को बाहर नहीं आने देता। कॉल खत्म होते ही वह बिना सोचे समझे अपना मोबाइल फोन तोड़ देता है और उसे पास के डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब माइकल वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी फ्लाइट के चढ़ने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने काले चश्मे पहन रखे होते हैं। उस आदमी की निगाहें बार बार माइकल पर टिक जाती हैं। यहीं से माइकल को शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद यह आदमी उसका पीछा कर रहा है। विमान में बैठने के बाद भी वह आदमी लगातार माइकल को देखता रहता है और जब माइकल अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करता है तो हैरानी की बात यह होती है कि वह आदमी वहाँ भी मौजूद होता है। अब माइकल को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ तो गलत है। होटल पहुंचने के बाद माइकल पूरी सावधानी से अपने कमरे में दाखिल होता है। वह दरवाजे के पास हर चीज को इस तरह सेट करता है कि अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पता चल जाए। इसके बाद वह एक चाकू हाथ में लेकर सोफे पर बैठ जाता है ताकि अगर वह आदमी उस पर हमला करे तो वह पहले से तैयार रहे। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन कोई भी नहीं आता। सुबह होते ही माइकल फैसला करता है कि यहाँ रुकना सही नहीं है। वह अपनी दूसरी क्लाइंट लेता है और सीधे डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ निकल जाता है। वहाँ समुद्र के किनारे उसका एक गुप्त ठिकाना था जहाँ वह खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन जैसे ही वह अपने पते पर पहुँचता है उसकी नजर प्रवेश द्वार के पास पड़े कुछ जूते के निशानों और कई सारे सिगरेट के टुकड़ों पर पड़ती है। यह देखकर माइकल समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई आया था। उसे पूरा यकीन था कि घर के अंदर अब भी कोई बिन बुलाया मेहमान उसका इंतजार कर रहा होगा। सावधानी से अंदर घुसने पर वह देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और फर्श पर खून के धब्बे भी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। माइकल अपनी प्रेमिका को यहीं छोड़कर गया था लेकिन वह भी यहाँ नजर नहीं आती। इसी बीच उसे एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माइकल बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अस्पताल के बाहर ही उसे उसकी प्रेमिका का भाई बैठा हुआ मिलता है जिसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लड़की का भाई माइकल को वो सब बताता है जो उसकी बहन ने होश में आने से पहले उसे बताया था। वह कहता है कि हमलावर दो लोग थे, एक पुरुष और एक महिला। उनका मकसद डकैती बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि घर में घुसते ही उन्होंने उसकी बहन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि लड़की अब मरने वाली है तो वे उसे वहीं छोड़कर एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। थोड़ी देर बाद जब लड़की को होश आता है तो वह खुद माइकल को बताती है कि वे लोग दरअसल माइकल की तलाश कर रहे थे। उन्होंने उससे कई सवाल किए लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। यह सुनते ही माइकल के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। यहीं से वह अपना जॉन विक मोड चालू कर देता है। बिना वक्त गंवाए माइकल अपने गुप्त ठिकाने के पिछवाड़े में पहुंचता है और जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ ही देर में वह जमीन के नीचे छिपी एक खास तिजोरी निकालता है। उस तिजोरी के अंदर था उसका असली संसार, नकली दस्तावेज, घातक हथियार और साफ कपड़ों का पूरा सेट। माइकल सब कुछ एक मजबूत सूटकेस में पैक करता है। अब वह शिकार के लिए तैयार था। इसके बाद वह पूरे शहर में उस हरे रंग की टैक्सी का पता लगाने लगता है। इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि ऐसी टैक्सियां आमतौर पर राइड से पहले बुक की जाती हैं। यही सुराग उसे सही जगह तक ले आता है। रात के अंधेरे में माइकल उसी टैक्सी कंपनी के ऑफिस पहुंचता है जहां से वह टैक्सी बुक हुई थी। वह वहां मौजूद गार्ड को अपनी गन दिखाता है और बिना किसी रुकावट के अंदर घुस जाता है। अंदर वह कंप्यूटर सिस्टम में उस टैक्सी को ट्रैक करता है जो उस दिन उसके घर तक गई थी। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे टैक्सी और उसके ड्राइवर का नाम और पता मिल जाता है। ड्राइवर की सारी जानकारी लेने के बाद माइकल एक चाल चलता है। वह उसी टैक्सी को अगले दिन के लिए खुद बुक कर लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम निक है। निक रोज की तरह अपने पैसेंजर को लेने पहुंचता है और टैक्सी को उसकी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी टैक्सी में बैठा इंसान उसकी जिंदगी बदलने वाला है। हम देखते हैं कि टैक्सी में पीछे बैठने वाला कोई और नहीं बल्कि माइकल है। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ती है माइकल चुपचाप अपनी गन निकालता है। गन देखते ही टैक्सी ड्राइवर घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद यह कोई साधारण डाकू है, इसलिए वह जल्दी से अपना बटुआ आगे बढ़ा देता है। लेकिन माइकल को पैसों से कोई मतलब नहीं था। वह ठंडी आवाज में ड्राइवर से पूछता है कि 2 दिन पहले उसने किन लोगों को पिक किया था। डरते हुए ड्राइवर सच बताना शुरू करता है। वह कहता है कि उस दिन उसने एयरपोर्ट से 2 लोगों को उठाया था, एक बुजुर्ग महिला और एक मस्कुलर आदमी। ड्राइवर बताता है कि जब उसने उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ा तो उन्होंने उसे बाहर कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। वह टैक्सी में ही बैठा इंतजार कर रहा था कि तभी अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई किसी को मार रहा हो। कुछ देर बाद वही दोनों लोग बाहर निकले। ड्राइवर देखता है कि उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उन्होंने बिना कुछ बोले उसे वापस एयरपोर्ट चलने के लिए कहा। ड्राइवर कहता है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे दोनों टैक्सी से उतरे और फिर पता नहीं कहां चले गए। ड्राइवर की सारी बातें सुनकर माइकल के दिमाग में सारी तस्वीर साफ हो जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस हॉजेस था। माइकल समझ जाता है कि क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया इसीलिए हॉजेस ने अपने ही 2 लोगों को उसके घर भेजा था ताकि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन माइकल उस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की। अब माइकल
माइकल के लिए यह सिर्फ बदला नहीं था बल्कि युद्ध बन चुका था। सारी सच्चाई जानने के बाद माइकल सीधे न्यू ऑरलियंस निकल जाता है क्योंकि उसका बॉस हॉजेस इसी शहर में रहता था। शहर पहुंचते ही माइकल सबसे पहले एक वैन किराए पर लेता है और बिना वक्त गंवाए उसका नंबर प्लेट बदल देता है। अगली सुबह माइकल खुद को एक क्लीनर के रूप में डिस्गाइज करता है। सिर झुका हुआ, कपड़े साधारण और चेहरा इस तरह छुपा हुआ कि कोई पहचान न सके। वह हॉजेस के ऑफिस के पास पहुंचता है और एक कुरियर बॉय के साथ साथ अंदर दाखिल हो जाता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। अब माइकल पूरी तरह अंदर आ चुका था। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही वह सीधे डोलोरेस के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। जैसे ही डोलोरेस की नजर माइकल पर पड़ती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। माइकल बिना एक शब्द बोले उसे इशारे से उठने को कहता है। डरी हुई डोलोरेस उसे लेकर सीधे हॉजेस के ऑफिस में पहुंचती है। माइकल के आदेश पर डोलोरेस हॉजेस को कुर्सी से बांध देती है। इसके बाद माइकल उसे जबरदस्ती वॉशरूम में बंद कर देता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। अब कमरे में सिर्फ माइकल और हॉजेस थे। हॉजेस माइकल को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? माइकल बिना जवाब दिए धीरे धीरे उसके पास आता है और टेबल पर रखा उसका लैपटॉप जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। अब हॉजेस बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि मिशन के दौरान माइकल ने अपना टारगेट मिस कर दिया था, जिसकी वजह से क्लाइंट उस पर बहुत गुस्सा हो गया। हॉजेस आगे बताता है कि वह क्लाइंट बेहद पावरफुल आदमी है जो चाहता है कि उसके किसी भी प्लान के बारे में किसी को जरा भी जानकारी न मिले। इसीलिए क्लाइंट ने हॉजेस को माइकल को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये सब सुनने के बाद माइकल ठंडी आवाज में एक सवाल पूछता है, मेरे घर पर जो दो लोग आए थे वो कौन थे? लेकिन हॉजेस उन दोनों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। अब माइकल का सब्र टूट जाता है। गुस्से में आकर वह वहीं पर हॉजेस को मार देता है। इसके बाद माइकल वापस वॉशरूम की तरफ जाता है और डोलोरेस को बाहर निकालता है। माइकल अब उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन डोलोरेस घबराकर एक डील ऑफर करती है। वह कहती है कि अगर माइकल उसे छोड़ देगा तो वह उसे उन दोनों हत्यारों का नाम और पता दे देगी जो उसके घर पर गए थे। माइकल कुछ पल सोचता है और फिर डील एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद माइकल और डोलोरेस हॉजेस की बॉडी को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। डोलोरेस माइकल को अपने घर लेकर आती है और उसे एक फाइल देती है। इस फाइल में उन दोनों हत्यारों का पूरा पता होता है जो माइकल के घर पर गए थे और साथ ही उस क्लाइंट की जानकारी भी होती है जिसने हॉजेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सब कुछ लेने के बाद माइकल डोलोरेस से बात करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर आता है। अगले ही पल वह अचानक पलटता है, डोलोरेस की गर्दन पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद वह उसके शरीर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। माइकल ठंडी आवाज में खुद से कहता है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। यहाँ से निकलने के बाद माइकल एक बिल्कुल सुनसान जगह पर आता है। चारों तरफ सन्नाटा था और यही वो जगह थी जहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। माइकल वहाँ हॉजेस की बॉडी को कई टुकड़ों में काटता है और एक एक करके उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक देता है ताकि उसका कोई भी निशान बाकी न रहे। इसके बाद वह अपनी वैन को अंदर से बाहर तक बहुत ध्यान से साफ करता है। हर उंगली का निशान, हर छोटा सबूत सब मिटा दिया जाता है। आखिर में माइकल वैन की नंबर प्लेट निकालता है और उसे वापस जमा कर देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब अगला कदम साफ था। माइकल फ्लोरिडा की तरफ निकलता है क्योंकि उसका पहला शिकार ब्रूट वहीं रहता था। फ्लोरिडा पहुंचकर माइकल पूरा दिन ब्रूट की हर हरकत पर नजर रखता है। वह देखता है कि वह कब बाहर जाता है, किससे मिलता है और कब घर लौटता है। रात होते ही माइकल अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ब्रूट के घर के पास पहुंचता है। धीरे धीरे वह घर के अंदर दाखिल होता है और अपनी गन तैयार रखकर ब्रूट को ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ माइकल को एक बड़ा झटका लगता है। ब्रूट पहले से तैयार बैठा था। अगले ही पल दोनों के बीच एक लंबी और खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ब्रूट काफी ताकतवर और तेज था, जिसकी वजह से वह कुछ समय तक माइकल पर भारी पड़ता है। घर के अंदर चीजें टूटती हैं, दीवारों से टकराव होता है और सांसें तेज हो जाती हैं। काफी संघर्ष के बाद माइकल किसी तरह अपनी गन तक पहुंच जाता है और बिना हिचकिचाए ब्रूट को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही घर में मौजूद कुत्ता भौंकते हुए उठ खड़ा होता है और माइकल का पीछा करने लगता है। माइकल तेजी से बाहर निकलता है और गेट को जोर से बंद कर देता है जिससे कुत्ता उसके पास नहीं पहुंच पाता। इसके बाद माइकल पूरे ब्रूट के घर को आग के हवाले कर देता है ताकि उसके खिलाफ वहां कोई भी सबूत न बचे। पहला टारगेट खत्म हो चुका था। अब माइकल का अगला निशाना था न्यूयॉर्क। वहां उसका दूसरा टारगेट रहता था एक सफेद बालों वाली महिला जिसे सब एक्सपर्ट के नाम से जानते थे। न्यूयॉर्क पहुंचकर माइकल एक्सपर्ट का पीछा करना शुरू करता है। वह उसकी हर मूवमेंट को नोट करता है। एक दिन एक्सपर्ट एक रेस्टोरेंट में जाती है और माइकल भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वह जाकर एक्सपर्ट के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। एक्सपर्ट उसे देखते ही पहचान लेती है कि सामने बैठा इंसान कौन है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह माइकल से कहती है, मेरे साथ रात का आखिरी खाना खाओ, क्योंकि एक्सपर्ट जानती थी कि माइकल यहाँ उसे
मारने ही आया है। रेस्टोरेंट में बैठी एक्सपर्ट माइकल को एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन माइकल बिना किसी भाव के मना कर देता है। वह जानता था इस टेबल पर भरोसे की कोई जगह नहीं है। एक्सपर्ट हल्की मुस्कान के साथ बोलती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। फिर वह सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जिस दिन माइकल ने अपना टारगेट मिस किया उसी दिन क्लाइंट घबरा गया था। क्लाइंट को डर था कि उसके काम में कहीं कोई सबूत न बच जाए। इसी डर की वजह से क्लाइंट ने एक्सपर्ट और उसके साथी को माइकल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक्सपर्ट साफ शब्दों में कहती है, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। माइकल उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले हल्के से हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद वह ड्रिंक उठाता है और पहली बार उसे पीता है। कुछ देर बाद दोनों ताजी हवा लेने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। सड़क पर चलते हुए एक्सपर्ट अचानक लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। वह जमीन पर 10 पड़ी पड़ी माइकल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, मदद करो, मुझे ऊपर उठाओ। लेकिन माइकल रुकता नहीं। वह बिना किसी भाव के सीधे एक्सपर्ट के सिर में गोली मार देता है। गोली चलते ही एक्सपर्ट वहीं ढेर हो जाती है। माइकल जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक्सपर्ट के दूसरे हाथ में एक चाकू छुपा हुआ था। माइकल ठंडी आवाज में खुद से कहता है, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगी, इसीलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। एक्सपर्ट को खत्म करने के बाद माइकल शिकागो के लिए निकलता है क्योंकि उसका अंतिम टारगेट वहीं रहता था। इस आदमी का नाम था हेनरी। हेनरी एक बड़ा बिजनेसमैन था और वही असली इंसान था जिसने होजेस को माइकल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। शिकागो पहुंचकर माइकल हेनरी की निगरानी शुरू करता है। वह उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से नोट करता है। वह कब घर से निकलता है, कब ऑफिस जाता है और किन लोगों से मिलता है। माइकल यह भी देखता है कि हेनरी के ऑफिस में जाने के लिए एक खास दरवाजे की चाबी चाहिए होती है, इसीलिए वह दूर से हेनरी की उस चाबी की एक साफ फोटो खींच लेता है। इसके बाद माइकल एक पार्सल ऑनलाइन ऑर्डर करता है जिसमें होती है फेक चाबी बनाने वाली मशीन। अगले कदम के लिए माइकल एक नया चाल चलता है। वह हेनरी के जिम में फ्री ट्रायल के बहाने दाखिल होता है। उधर हेनरी अपना सामान चेंजिंग रूम के लॉकर में रखकर वर्कआउट करने चला जाता है। जैसे ही हेनरी वर्कआउट के लिए जिम फ्लोर पर जाता है, माइकल मौका देखते ही चेंजिंग रूम में घुस जाता है। वह बड़ी सफाई से हेनरी के लॉकर से उसका पर्स निकालता है और उसके कार्ड को अपनी मशीन में डालकर एक नकली चाबी तैयार कर लेता है। काम पूरा होते ही माइकल उसी तरह पर्स वापस लॉकर में रख देता है जैसे वहाँ कोई आया ही न हो। रात होते ही माइकल सीधे हेनरी के अपार्टमेंट पहुँचता है। वह नकली चाबी का इस्तेमाल करता है और बिना किसी आवाज के अंदर घुस जाता है। अगले ही पल जब हेनरी उसे अपने सामने खड़ा देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। डर के मारे उसकी आवाज कांपने लगती है। हेनरी घबरा कर कहता है, मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन माइकल शांति से उसके सामने हॉजेस का कार्ड रख देता है। कार्ड देखते ही हेनरी को समझ में आ जाता है कि यह कोई आम आदमी नहीं है। हेनरी पूछता है, क्या तुम वही हो जिसका टारगेट उस दिन मिस हो गया था? इसके बाद हेनरी सच्चाई बताने लगता है। वह कहता है कि उसने पहली बार किसी को मरवाने के लिए हॉजेस को काम दिया था। हेनरी मानता है कि उसे इस दुनिया के नियमों का कोई खास आइडिया नहीं था। वह बताता है कि जिस दिन माइकल से टारगेट मिस हुआ उसी दिन उसे हॉजेस का फोन आया था। हॉजेस ने उसे बताया था कि टारगेट बच गया है। हेनरी कहता है कि उसने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन हॉजेस ने आगे कहा था कि काम अधूरा रह गया है और अब इस मिशन से जुड़े सारे सबूत खत्म करने होंगे। हेनरी कहता है कि उसने सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हें सही लगे वैसा करो। उसके बाद हॉजेस ने क्या किया इसके बारे में उसे सच में कुछ भी नहीं पता। माइकल ठंडी नजरों से हेनरी को देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हॉजेस ने क्या किया? हेनरी डरते हुए कहता है, नहीं, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। कुछ सेकंड की खामोशी रहती है। फिर माइकल बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। हेनरी जिंदा बच जाता है, लेकिन वह जानता था कि वह अब कभी चैन से नहीं जी पाएगा। इसके बाद माइकल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आता है। वहाँ उसकी प्रेमिका अब ठीक हो चुकी होती है। माइकल उसके साथ समुद्र के किनारे एक शांत जिंदगी जीने लगता है। अब वह अपने पुराने काम से रिटायर हो चुका था। माइकल समझ चुका था कि इस दुनिया में परफेक्ट किल जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ कंट्रोल और गलतियां होती हैं। और अब वह इन सब से दूर सिर्फ एक इंसान बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहता था। यहीं पर माइकल की कहानी खत्म होती है। एक किलर की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की जो आखिरकार खुद से बच निकला। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन्ड पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।